हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे शॉर्ट में एलपीपी कहा जाता है। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं, हिंदी भाषा में कहेंगे तो रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग यह जानेंगे यहाँ पर रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं जो है वो क्या होता है। यानी कि जब हम लोग किसी फंक्शन का, जब हम लोग किसी चीज का अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण का बात होता है यहाँ पर, तो ऐसे समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का। ठीक है, यानी कि ग्राफिकल विधि से, आलेखीय विधि से जब हम लोग हल करने का हम लोग अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण निकालने का प्रोसेस करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का हल। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं। जैसे हम लोग का पहला टाइप होगा ऑप्टिमाइजेशन के रेस्पेक्ट में, यानी कि अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण के सापेक्ष में। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग एक एक चीज को जानते हुए इस क्वेश्चन को डन करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। यानी कि जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ध्यान से, z बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 4y को मैक्सिमाइज करिए। तो अब थोड़ा सा टॉपिक भी क्लियर करते जाएंगे, जिस फलन को महत्तमीकरण या न्यूनतमीकरण करना हो, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, ठीक है, अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना हो, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर उद्देश्य फलन। क्या बोलेंगे? उद्देश्य फलन। ठीक है, क्या बोलेंगे? उद्देश्य फलन, जिसे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर इसे जेड द्वारा, कभी भी हम लोग देखेंगे तो इसे साधारणतः जेड द्वारा सूचित किया जाता है। कैसे सूचित करते हैं? जेड के द्वारा। अब यहाँ पर इसको महत्तमीकरण और न्यूनतमीकरण करने के लिए, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए, इसके सापेक्ष में कुछ इनइक्वेशन दिए रहेंगे, असमीकाएं दिए रहेंगे। इस असमीकाओं को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, जिसे हिंदी भाषा में अवरोधो बोलते हैं। हिंदी भाषा में अवरोधो बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका प्रयोग करके हमें क्या करना है? जेड को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो कैसे यहाँ पर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा सभी लोग। तो सबसे पहले दिए गए ग्राफ, यानी कि जैसे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ऐसे असमीका का, ऐसे इक्वेशन का अगर हमें हल करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसका संगत समीकरण निकालेंगे, यानी कि हम लोग इसका इक्वेशन के रूप में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, यानी कि यह कुछ भी रहे, चाहे बड़ा बराबर रहे, चाहे छोटा बराबर रहे, चाहे बड़ा रहे या छोटा रहे, तो इस स्थिति में संगत समीकरण कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख देंगे, यानी कि इसके जगह पर सिर्फ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट एक्स अक्ष और अगला वाई अक्ष पर कटान बिंदु निकालेंगे। कहां पर? एक्स अक्ष और अगला वाई अक्ष पर कटान बिंदु निकालेंगे। जैसे यहां पर हो गया एक्स और अगला वाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहां पर एक पॉइंट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है, उसको अगर हमें निकालना है तो उसका वाई नियामक जो होता है वो क्या होता है? 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो वाई के जगह पर 0 करते हैं, यानी कि पूरा 0 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 4। इसी प्रकार से x के जगह पर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा 4। ठीक है, तो पॉइंट मेरा बना, अगर x एक्सिस पे कहा जाए तो 4,0 और y एक्सिस पर कहा जाए तो 0,4। ठीक है, अब हम लोग याद करेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन रीजन, यानी कि हल क्षेत्र। जब मेरा कांस्टेंट, यानी कि जब भी इक्वेशन इस टाइप में है, रैखिक रूप में है, और कांस्टेंट हम लोग का 0 नहीं है, तो सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए हम लोग एक पॉइंट के सापेक्ष में देखते हैं, और पॉइंट क्या है मेरे पास? 0 0। पॉइंट क्या होगा? 0 0। ठीक है, तो उसको हम लोग इन इक्वेशन में रखेंगे, x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 लेस देन इक्वल टू 4। अगर यह संतुष्ट कर जाएगा, जैसे 0 प्लस 0 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? 4, यानी कि 0 छोटा बराबर है 4 से, तो यह हम लोग का एक सही कथन बना रहा है, सही स्टेटमेंट बना रहा है, यानी कि यह सही है। तो हम लोग बोलेंगे इसका सॉल्यूशन रीजन 0 0 की ओर होगा। सॉल्यूशन रीजन जो होता है वैसा क्षेत्र होता है जहां पर
सभी इसके कोई भी बिंदु जो होंगे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, हल क्षेत्र। अगला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सबसे पहले इसी तरह से संगत समीकरण लिखेंगे x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 जो होता है वो एक y एक्सिस का इक्वेशन होता है। ठीक है, और ग्रेटर के लिए हम लोग ग्राफिकली बात करेंगे। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम लोग बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 जो होता है x एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो इस तरह से प्रत्येक का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग इस तरह से एक आंकड़ा तैयार कर लेंगे, और इसमें देखेंगे यहाँ पर क्या कि सबसे बड़ा पॉइंट क्या है। जैसे यहाँ पर पॉइंट क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस पर अगर देखा जाए तो 4, और वाई एक्सिस पर क्या दिख रहा है 4। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ पेपर पर जाएंगे। जैसा कि आप ग्राफ पेपर देख रहे होंगे, तो इस तरह से आपका डीप लाइन का प्रयोग किया जाता है। उसमें डीप लाइन होते हैं और एक सिंपल लाइन होते हैं। ठीक है, तो उस पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से आपका लाइनिंग कुछ टेबल के बाद आपका एक लाइनिंग होता है डीप लाइन, तो उस डीप लाइन को मानना होता है अपने अनुसार। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा हम लोग मानेंगे जब नंबर बड़ा बड़ा होने लगे, नंबर जब बड़ा बड़ा होने लगे स्टूडेंट, तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा इंटरवल मान लेते हैं, और छोटा रहता है तो जैसे अपने सुविधा अनुसार मान लेते हैं, ताकि अपने ग्राफ पेपर पर आ जाए। जैसे हम लोग बोलेंगे, जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं 2 है, अगला हो जाएगा 4, अगला बोलेंगे मतलब 2 का अंतराल लिए तो 2 4, और अगला हो गया 6, अगला हो गया 8। ठीक है, इसी प्रकार से ग्राफ पेपर एकदम इक्वी डिस्टेंट, यहाँ पर अगर 2 है उतना ही डिस्टेंस पे इस पर भी 2, अगला हो गया 4, अगला हो गया 6, और अगला हो गया 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 6 और अगला 8, दर्शा देंगे इस तरह से y और अगला y डैश। अब ध्यान से सीखिएगा, पहले ग्राफ को अगर हमें दर्शाना है तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू मिल रहा है, y का वैल्यू नहीं है, मतलब ये पॉइंट कहां पर है, x एक्सिस पर है, और x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, तो वही पॉइंट है जो 4 आपका इंडिकेट किया हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं 4,0, उसी को क्या बोलते हैं 4,0। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं x का 0 है और y का 4 है, मतलब y एक्सिस पर जाएंगे और जो 4 लिखा हुआ है उसी को बोलेंगे 0,4। अब स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू इक्वालिटी रहेगा तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग डीप लाइन से मिलाएंगे। डीप लाइन मतलब गाढ़ा लाइन। और अगर हम लोग का रहेगा ग्रेटर देन या लेस देन इक्वालिटी नहीं रहेगा तो इसको मिलाने के लिए डॉटेड लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे मिलाएंगे, तो हम लोग मिलाएंगे स्टूडेंट्स डीप लाइन से। ठीक है, तो ध्यान से, मैं कुछ बोल रहा था पिछले क्लास में, मतलब पिछले कॉन्सेप्ट में बोल रहा था क्या कि इसमें हल क्षेत्र जो आएगा वो क्या है 0 0, यह सॉल्यूशन रीजन लिखा हुआ है, हल क्षेत्र लिखा हुआ है, यह 0 0 इसमें क्या है। ठीक है, तो 0 0 जो है, ध्यान से, एक क्षेत्र है जिधर वो मौजूद है, तो हमने 0 0 यहाँ पर रखा, मतलब इस इक्वेशन में 0 0 रखा तो कह रहा है संतुष्ट कर रहा है, मतलब इसके ग्राफ के सापेक्ष में दो तरह का क्षेत्र है, दो तरह का रीजन है। एक रीजन है हम लोग का जिसमें 0 0 मौजूद है, और एक रीजन है जिसमें 0 0 मौजूद नहीं है। तो अगर जो भी पॉइंट, अगर हम लोग का जो लाइन पर नहीं है, जो भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता है तो इसका सॉल्यूशन, इसका कहने का तात्पर्य है इसका सॉल्यूशन रीजन जो होगा इसी के सापेक्ष होगा, मतलब इधर ही होगा। तो हल्का सा इस पर एक लाइनिंग खींच लेंगे, यानी कि इस लाइन के सापेक्ष में, सॉल्यूशन रीजन के सापेक्ष में इधर कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन में रखेंगे तो वो सेटिस्फाई करता है, मतलब इसका हल क्षेत्र है, सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है, अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसा कि बताया गया x इक्वल टू 0 देखने के बाद y एक्सिस, यानी कि अगर लाइन के रूप में दर्शाया जाए तो ये सिर्फ y एक्सिस है, y एक्सिस, यानी कि इसका इक्वेशन बोलेंगे तो x बराबर क्या यहाँ पर 0। अब इंपॉर्टेंट बात है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपने साथ लेकर आ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर आ रहा है, तो x का मान 0 से बड़ा चाहिए, तो हम लोग जैसे जैसे राइट साइड में बढ़ते हैं x का मान बड़ा होता है 0 से, मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन होगा राइट साइड। ठीक है, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, इक्वल टू के लिए हो गया लाइन और ग्रेटर के लिए हो गया राइट साइड। ठीक है, उसी प्रकार से अब बोलेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 से पता चला कि x एक्सिस ही है, यानी कि सबसे पहला बाउंड्री है, लाइन अगर इंडिकेट करेंगे तो हम लोग का x एक्सिस को y इक्वल टू 0 बोलते हैं। अब कर रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 यहां तक हमें तो 0, और ऊपर जाएंगे तो y का मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा,
यानी कि इसका रीजन जो होगा, अपसाइड में अगर हम लोग रहेंगे तो इसका क्षेत्र जो होगा यानी कि इस रीजन में हम लोग का y का मान बड़ा मिलेगा 0 से। तो वैसा आप क्षेत्र ज्ञात करते हैं स्टूडेंट्स, पूरे का सॉल्यूशन रीजन, इसका भी इसका भी इसका भी, तीनों के द्वारा सेटिस्फाई किया गया रीजन निकालते हैं, संतुष्ट किया गया रीजन निकालते हैं। तो वह रीजन है आपका यहाँ पर इसके इस साइड का रहा है, इसके इस साइड और इसके इस साइड, जहां पर सभी के द्वारा संतुष्ट किया हुआ पॉइंट मिले उसी को हम लोग बोलते हैं, पूरे इन इक्वेशंस का, पूरे कॉन्स्ट्रेंट का हम लोग का सॉल्यूशन रीजन कहलाता है। यानी कि यह हो गया हम लोग का सॉल्यूशन रीजन, फिजिबिलिटी रीजन। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन, फिजिबिलिटी रीजन, हल क्षेत्र हम लोग बोलेंगे। अब इस हल क्षेत्र में आपका ये पॉइंट दिख रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट। यानी कि अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें जेड को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो ध्यान से, कॉर्नर पॉइंट वो ऐसा बिंदु होता है जहां पर दिया गया जेड ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, उद्देश्य फलन जो होता है महत्तम या न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, सभी स्टूडेंट्स एक्टिव रहेंगे। देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर जैसे हम लोग के पास पॉइंट जो है वो क्या आया, 0 0 आया, जिसे हम लोग कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे, कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा में अगर बोलना है तो कोणीय बिंदु बोलेंगे, कोणीय बिंदु। ठीक है, हिंदी भाषा में बोलना है तो कोणीय बिंदु बोलेंगे। ठीक है, तो 0 0, अगला क्या हो गया 4 0, अगला पॉइंट हो जाएगा 0 4, और इसका z बराबर क्या मिला है, तो z बराबर हम लोग को दिया हुआ है 3x प्लस 4y, हो गया 3x प्लस 4y। ठीक है, तो इस पर 0 0 पर निकालेंगे तो x का मान हो गया 0 और y का भी मान हो गया 0, कुल मिलाकर z का मान मिला 0। अब कर रहा है 4 0, तो x के जगह पे 4 रखेंगे, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, कुल मिलाकर हो जाएगा 12, कुल मिलाकर क्या हो गया 12। आगे बढ़ेंगे, 12 हो गया। अब x के जगह पर पुनः 0 4 पे निकाल रहे हैं तो x की जगह पे 0 और y के जगह पर 4 रखना है तो 16 हो जाएगा, कुल मिलाकर हो जाएगा 16। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे बड़ा मान होगा हमें निकालना है सिर्फ मैक्सिमम, यानी कि जेड मैक्स, यानी कि महत्तमीकरण करना है, अधिकतमीकरण करना है। तो जेड मैक्स है 16, x बराबर, देखिए पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, तो x बराबर 0 और y बराबर कितना यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। यानी जेड मैक्स का मान कितना हो गया 16, और कब हुआ, जब x का मान 0 और y का मान 4। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट टाइप का ऑप्टिमाइजेशन फंक्शंस के रेस्पेक्ट में हम लोग का ग्राफ है। कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगा कैसा लगा इन्फॉर्म करेंगे, और इसी तरह से नेक्स्ट टाइप का हम लोग ग्राफ लेकर आएंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय लाइव क्लास।